दोस्तों हमारा 17 मार्च को कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ। ओके, तो पहले ही आपको 2 अंकी वाले प्रश्न बताए थे पार्ट 1 में। इसमें भी दोस्तों हम 2 अंकी वाले प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न उत्तर ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। एकदम सिलेक्टेड मैं आपको तैयार कराते जा रहा हूँ। ओके, बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्ले लिस्ट है। तो प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आपको तैयार करते जाना है। तो खुद की तुलना दूसरों से क्यों करें जबकि ताकत और कमजोरी सबकी अलग अलग होती है। उपसे संयुज यौगिक वाले हम चैप्टर से देखते हैं आपके 2 नंबर में। इस चैप्टर से दोस्तों आपके पेपर में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक तो आपका थ्योरी वाला, जैसे आपकी थ्योरी वाली जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। ओके, वो आपका एक क्वेश्चन है और एक आपका क्वेश्चन रहता है आईयूपीएसी नाम वाला। ओके, तो यानी दोस्तों आपका है आईयूपीएसी नाम वाले टॉपिक भी मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे उनका आपको सूत्र दिया जाए तो आईयूपीएसी नाम आपको तैयार करना है। वो हमेशा फिक्स 100% फिक्स रहता है कि उसको आने ही आना है। साथ ही आपका एक क्वेश्चन ये रहता है थ्योरी वाला, तो हम थ्योरी वाले क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैं आपको आईयूपीएसी नाम वाले भी बता दूंगा। तो पहले आपका है प्रभावी परमाणु संख्या EAN से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। पहले तो आपको तैयार करना है प्रभावी परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं। तो आपको परिभाषा रहने वाले है संकुल यौगिक के केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योगफल को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला, इसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। प्रभावी परमाणु संख्या यानी EAN बराबर होता है Z-ON + 2CN। ये उसका क्या फॉर्मूला होता है। अब Z मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक, ON यानी ऑक्सीकरण नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, फिर नेक्स्ट आपका CN यानी होती है समन्वय संख्या। तो अगर आपका क्या हो सकता है, आपको ऑब्जेक्ट में प्रभावी परमाणु संख्या अगर 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ऑब्जेक्ट में आपसे आ सकता है कि किसी बार से आपको उपसंयोजी यौगिक दे दिया जाए और आपसे दोस्तों कहा जाए कि उसका परमाणु आपका प्रभावीकारी परमाणु संख्या निकालिए, तो वो आपको निकालना सीख लेना। ओके, अगर आता है पेपर में कैसे लिखना तो आपको परिभाषा भी बताना पड़ेगा, साथ ही इस प्रकार से एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो आपको याद करके रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से निकाला जाता है। ओके, तो प्रभावी परमाणु संख्या निकालने के लिए आपसे कहा जाता है कैसे निकलेगा। देखिए, आपको पहले उपसंयोजी यौगिक जैसे जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। ये आपका दिया हुआ है उपसंयोजी यौगिक, ये आपका उपसंयोजी यौगिक है। इसका हमें निकालने के लिए कहा गया है EAN यानी प्रभावकारी परमाणु संख्या। फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट कर देनी, आपका आ जाएगा। फॉर्मूला आपका ये होता है, Z होता है। पहले Z का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक। किसका परमाणु क्रमांक, जिसका हमें निकालना पड़ता है। ओके, यहाँ आपका Fe का निकलेगा। ओके, Fe का निकालने के लिए कहा जाएगा तो Fe का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है, तो 26 हमने रख दिया। क्लियर है, माइनस लगा दिया। ON यानी ऑक्सीकरण संख्या। ओके, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल, अब Fe की निकाले, Fe की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेगी ये आपको निकालना पड़ेगा। तो इसी के माध्यम से निकलेगा, 3 हो जाता है, 1 हो जाता है, प्लस Fe की निकालनी तो x मान लेते हैं हम, 6 हो जाता, -1 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। तो ये आपका निकालना है किसका, Fe की हमें ऑक्सीकरण संख्या, वैल्यू रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा सॉल्व। ये हमारा आएगा क्या, ये हमारा आएगा -3 + x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 + 3 आएगा। तो ये हमारी है Fe की ऑक्सीकरण संख्या। ऑब्जेक्ट में आप केवल ऑक्सीकरण संख्या भी निकालने के लिए आ जाएगा, तो हमारा +3 होगा, यानी 3 पर लिख दिया। ओके, ये माइनस तो क्या जो लगा है फॉर्मूला का है, इससे आप प्लस लिख दिया, 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई CN यानी समन्वय संख्या। समन्वय संख्या भी केवल सिंगल भी पेपर में निकालने के लिए आ सकता है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा हर टॉपिक को। तो आपको अगर इस प्रकार से दे दिया जाए उपसंयोजी यौगिक, तो ऑब्जेक्ट में केवल इतना बस पूछ लिया जाए समन्वय संख्या बताओ। तो समन्वय संख्या क्या होती है, देखिए ये आपका कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। उसके साथ जो लिखा रहता है वो कहलाता है लिगेंड, जो कहलाता है लिगेंड। तो लिगेंड के नीचे एक छोटा सा नंबर लिखा हो, 2 3 4 5 6 जो भी लिखा हो, वही आपको समझ जाना कि समन्वय संख्या है। तो ये हमारा CN लिगेंड है, और CN के यहाँ आपका जो लिखा हुआ है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या आपकी 6 हो जाएगी इस प्रकार से। ओके, तो बस ये आपका हमने फॉर्मूला में वैल्यू सब रख दी, सॉल्व कर देते हैं। तो कैसे आपका सॉल्व हो जाएगा, 26 - 3, ये आपको गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 12। ओके, तो ये आपका क्या है, सबसे पहले यहाँ घट जाएगा तो 23 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, जोड़ देंगे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 235। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 35 आ रहा होगा। तो ये हो जाता हमारा EAN। क्लियर है, प्रभावकारी परमाणु संख्या इस प्रकार से आपकी निकाली जाती है। ये फॉर्मूला याद रखना है, पेपर में अगर आता है तो आपको 2 लाइन में ये बताना पड़ेगा और इसको निकाल के भी दिखाना पड़ेगा। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। साथ ही मैंने इसी से यही आपको ये भी समझा दिया, पेपर में अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आती है तो वो आपको कैसे निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। अगर पेपर में दोस्तों आपकी समन्वय संख्या निकालनी आती है तो लिगेंड के नीचे एक नंबर लिखा रहता है, ये देखिए ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके बगल में लिगेंड लिखा रहता है, लिगेंड के नीचे जो भी नंबर लिखा है वो आपका समन्वय संख्या कहलाती है। ये आपका सिस्टम रहने वाला। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। समन्वय संख्या आ गया, वही आ गया क्वेश्चन कि समन्वय संख्या को परिभाषित कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आया था, 23 में आया था, रिपीट हो सकता है, तो आपको यह याद करके अच्छे से रखना है। तो समन्वय संख्या कैसे होती है निकालने का मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि अगर आपको क्या है पेपर में आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट में तो फिर आपको कैसे देखना है, डायरेक्ट मैंने आपको सिस्टम समझा दिया। परिभाषा कैसे लिखनी है,
कैंदी धातु परमाणु अथवा आयन के साथ उपसर्ग संयोजकता स्थापित करने वाले एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। देखिए ये कैंदी धातु परमाणु है, इसके साथ जो भी आपका उपसर्ग संयोजक स्थापित करने वाले एकांकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो यहाँ क्या है, 6 आपकी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है, उसको हम क्या है समन्वय, उसे हम क्या कहते हैं समन्वय संख्या कहते हैं। क्लियर है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल है जो मैंने ट्रिक बताई, उसी से आप देखिए ये आपका दिया हुआ है उपसर्ग संयोजक, इसमें Cr की क्या है समन्वय संख्या पूछी जा रही है, तो Cr अपने कैंदी धातु परमाणु है, उसके साथ जो लिगेंड लिखा हुआ है तो NH3 लिगेंड है, उसके नीचे आप देखिए कौन नंबर लिखा, 6 लिखा ना, तो आपके हो जाए 6 समन्वय संख्या। अब नेक्स्ट वाले देखिए, तो आपका इसमें Ni है जो अब निकल है, ये आपका क्या है, ये आपका कैंदी धातु परमाणु है, इसकी जी आपका लिगेंड हो जाएगा बगल में लिखा, और उसके नीचे क्या लिखा 4 लिखा ना, तो 4 आपका हो जाएगा समन्वय संख्या। तो मैंने आपको बता दी ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको ऐसे बताना, लिखने का तरीका आपका ये रहने वाला है कि कैंदी धातु परमाणु व आयन के साथ उपसर्ग संयोजकता स्थापित करने वाले जितने भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, ये आपकी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या होती है, तो उसको हम क्या है उस धातु की क्या कहते हैं समन्वय संख्या कहती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्विक लवण क्या होते हैं, उपसर्ग संयोजक क्या होते हैं। 2 टॉपिक यहाँ पूछे जा रहे हैं। पेपर में केवल द्विक लवण बस आ जाए, उपसर्ग संयोजक यौगिक बस आ जाए। ओके, तो द्विक लवण क्या होते हैं, ये ऐसे योगात्मक लवण होते हैं। अब द्विक लवण लिखा यानी लवण तो होंगे, तो ये ऐसे योगात्मक लवण है जो जल में विलय करने पर अपने सभी आयनों में क्या है, अपने सभी अवयवी आयनों में या घटकों में क्या विभक्त हो जाते हैं, सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। यानी ऐसे लवण है अगर पानी में घोलते हैं तो ये जितने भी इनके अवयवी घटक है इसमें क्या विभक्त हो जा रहे हैं, पूर्ण रूप से विभक्त हो जा रहे हैं, तो वो आपके द्विक लवण कहलाएंगे। और अगर आंशिक रूप से विभक्त हो रहे हैं तो वो आपके संकुल लवण कहलाएंगे। आगे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर, वो भी इंपॉर्टेंट है। द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर आया था एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में, तो वो भी आपका आ सकता है, उसे भी हम देख लेंगे। तो आइए आप द्विक लवण समझ गए होंगे, क्योंकि कि ऐसे योगात्मक लवण होते हैं जो जल में विलय करने पर सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाए, द्विक लवण कहलाते हैं। मेन थोड़ा आपको दिक्कत होगी इसका क्या है उदाहरण याद करने में, तो उदाहरण आपको 2 बार लिखकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद उपसर्ग संयोजक यौगिक वाला टॉपिक पूछ ली जाए, तो ये ऐसे योगात्मक यौगिक हैं जो जलीय विलयन में अपने सभी घटकों को परीक्षण नहीं देते हैं। ओके, उसे क्या है संकुल लवण या उपसर्ग संयोजक यौगिक कहते हैं। यही आपका संकुल लवण है। ओके, ये द्विक लवण है, ये संकुल लवण के बारे में पूछा जाए तो संकुल लवण को यहाँ उपसर्ग संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। तो बस सेम ही चीज रहने वाली है, बस क्या दिक्कत है यहाँ द्विक लवण में क्या होता है कि अब जो द्विक लवण को जल में घोलने पर ये सभी आयनों में विभक्त हो जाता है, सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाता है। जबकि उपसर्ग संयोजक यौगिक या फिर दोस्तों आपका संकुल लवण क्या होता है, ऐसा योगात्मक यौगिक होता है जो जल में घुलने पर अपने सभी घटकों का परीक्षण नहीं देता या अपने सभी घटकों में विभक्त नहीं होता है, यानी आंशिक विभक्त होता है। पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से विभक्त होता है, वो आपका दोस्तों संकुल लवण या उपसर्ग यौगिक कहलाता है। ये आपको थोड़ा सा दिक्कत कहाँ होगी, ये उदाहरण याद करें तो 1-2 बार लिखकर आप देख लीजिएगा। क्लियर, बाकी समझ गए होंगे। अब क्लीलेट क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लीलेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्लीलेट में आपको ये स्ट्रक्चर जरूर आपको तैयार करके रखना है। क्लीलेट का क्वेश्चन आता है तो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, तो अगर आप क्या है वो थोड़ा बहुत परिभाषा हो भी जाता है ऊपर नीचे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो पर ये आपका डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी है होता क्या क्लीलेट, जब किसी संलग्नी में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं जो किसी एक धातु आयन से एक साथ उपसर्ग संयोजी बंध बनाते हैं, तब एक वलयाकार, ये वलयाकार यानी रिंग टाइप संरचना प्राप्त होती है। इसे हम क्या क्लीलेट कहते हैं। जिसे आप देख सकते हैं कि क्या बताया, धातु आयन से, एक धातु आयन से साथ उपसर्ग संयोजी बंध बनाते, एक धातु आयन याद पीटी है, प्लेटिनम है आपका। हो गया, तो यहाँ जब किसी संलग्नी 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु या 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु है, एक धातु आपका आयन है। ओके, तो यहाँ उपसर्ग संयोजी बंध बना रहे हैं, वलयाकार आपकी क्या है, एक रिंग टाइप की संरचना बन रही है, ये क्लीलेट कहलाती है। और ये आपको उदाहरण याद रखना, ये आपका डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। परिभाषा भी आपकी सिंपल रहने वाली है, लेकिन आपको डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेकिन आने के कमी चांस है। बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं केमिस्ट्री कोर्स को आप ले सकते हैं। केमिस्ट्री कोर्स में दोस्तों आपको मेन पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड सॉल्यूशन, मॉडल पेपर बेस्ड सॉल्यूशन रहने वाला। 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक अलग से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और कंप्लीट जो आपको मटेरियल मिलेगा पीडीएफ रहेगा। तो दोस्तों आपको पढ़ने में आसानी होगी, साथ ही आपको अपने हिसाब से बार बार रिवीजन भी कर पाएंगे। तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में था, 24 में आ चुका है। ओके, पढ़ के बस आपको रखना है। आयन समझौता, आयन समझौता क्या होती है, तो आयन समझौता ऐसे यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र एक ही होते हैं किंतु विलयन में आयन के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हैं, आयन संयोग कहलाते हैं, और इस घटना को हम आयन समझौता कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र समान है। अब मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र, ये सब आपने किस में पढ़ा होगा, अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, ये सब कक्षा 11वीं में सबसे पहले चैप्टर में था आपका। तो ऐसे यौगिक जिनके मूलानुपाती सूत्र एक ही होते हैं किंतु विलयन में आयनन के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हैं, आयन संयोगी कहलाते हैं, और ये घटना आयन समझौता कहलाती है। आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला हाई चांसेस के आने के आपके लिगेंड
क्या है, ओके। तो पढ़ के रखना है लिगेंड। बाकी मैंने आपको बता दिया लिगेंड होता क्या है, जैसे आपको दिखाऊं, ये आपका देखिए उपसतही यौगिक है, उपसतही यौगिक है तो ओके, तो एक कोष्टक में बंद रहता है, हमेशा उपसतही यौगिक कोष्टक में बंद रहता है। तो पहला वाला होगा आपका क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु के कोष्टक के अंदर कोष्टक में बंद है, देखिए कोष्टक है बड़ा वाले कोष्टक में, छोटा वाले कोष्टक में बंद है, तो वो आपका लिगेंड कहलाता है। बस लिगेंड ये आपका होता है। तो ये अगर मैं पूछूं यहाँ लिगेंड का है तो CN आपका लिगेंड है। Fe पूछो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, क्लियर है। तो अब लिखना कैसे है, संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु व आयन के साथ संयोजकता समान सिद्धांत के विपरीत जुड़े उदासीन अणु व आयन को हम लिगेंड कहते हैं। यानी सिंपल है, केंद्रीय धातु परमाणु व आयन है, इसके साथ जो भी क्या है संयोजकता के सिद्धांत के साथ जुड़ा है, विपरीत जुड़े उदासीन अणु को हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो याद कैसे आपको, ये तो आपको क्लियर हो गया। पहला वाला आपका यहाँ आपका कौन सा होगा, केंद्रीय धातु परमाणु, CN आपका क्या है, लिगेंड है, ओके। और इसके नीचे जो छोटा से लिखा है, ओके, नीचे लिखा रहता है वो आपकी समन्वय संख्या कहलाती है, ये भी आपको बता दिए, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद रखे रखना है। नेक्स्ट हमारा है संकुल आयन या जटिल आयन क्या है। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं, तो MPO एग्जाम 24 में आ चुका है, तो ये भी कमी चांस है, ओके। संकुल आयन है क्या, वैसे संकुल आयन वह आवेशित मूल है जो एक सरल धातु आयन और दो या अधिक उदासीन लिगेंड और या लिगेंड उपसंयोज बंध द्वारा संयोजकता से बने रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, इसे बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, उपसंयोजी ये मंडल हमारा कहलाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MPO एग्जाम 22 में आया है, 25 में फिर रिपीट हो सकता है, तो पढ़ के आपको रखना है और सिंपल भी रहने वाला है। द्विक लवण संकुल लवण में अंतर, जस्ट पहले उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिया है। तो ऐसा तो आ सकता है क्वेश्चन कि द्विक लवण और संकुल लवण से आप क्या समझते हैं, तो ओके, तो ये मैंने जो आपको बताया तो वो आपको तैयार करके रखिएगा। ये आपको द्विक लवण, अब देखिए संकुल लवण को उपसंयोजी यौगिक भी कहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना कि वो अलग है। संकुल लवण को क्या है, उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो द्विक लवण संकुल लवण को समझाइए तो ऐसे आपको बता देना, परिभाषा और उदाहरण दे देना है। फिर अंतर आता है तो इस प्रकार से आपको लिखना है, अंतर की थोड़ा आपको ये तालिका बनाकर लिख देना है, बात एक ही रहने वाली है। द्विक लवण को भी जस्ट मैंने आपको समझाया। द्विक लवण ऐसे लवण होते हैं, ऐसे योगात्मक लवण होते हैं जो जल में विलय करने पर अपने जो अवयवी घटकों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विभक्त हो जाते हैं। जबकि संकुल लवण होते हैं या संकुल यौगिक होते हैं, इनको क्या है, जब ऐसे योगात्मक यौगिक है, इनको अगर हम जल में घोलते हैं तो ये आंश से अपने घटकों में आंश से विभक्त होते हैं। तो जो आपके संकुल लवण होते हैं ये क्या होते हैं, आंशिक अपने घटकों में आंशिक विभक्त होते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है, ओके। दूसरा आपका पॉइंट यहाँ रहने वाला है, ये अभी आप यहाँ इसके अंदर 2 पॉइंट बने हुए, एक और 2 पॉइंट आप निकाल सकते हैं। एक तो है कि ये यौगिक क्रिस्टल जालक के रूप में स्थायी होते हैं, एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, और ये ठोस एवं विलय दोनों अवस्थाओं में स्वतंत्र अवस्थित बनाए रखते हैं। एक पॉइंट में यहाँ 2 पॉइंट भी आप बना सकते हैं, ओके। क्या है कि जो द्विक लवण होते हैं ये किसमें स्थायित होते हैं, क्रिस्टल जालक में, मतलब ठोस में स्थायित रहते हैं। जबकि जो ये आपके संकुल लवण है या यौगिक है, ये ठोस और विलयन दोनों अवस्थाओं में स्वतंत्र रहते हैं, क्लियर है। आगे नेक्स्ट है, द्विक लवण के विलयन में उपस्थित आयनों का गुणात्मक परीक्षण किया जा सकता है, जबकि संकुल लवण में जो विलयन के अवयवी आयनों का गुणात्मक परीक्षण नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है, द्विक लवण में भौतिक और रासायनिक गुणों के अपने अवयवी यौगिकों के समान होते हैं, संकुल यौगिक में भौतिक और रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिक के हमेशा क्या भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए 4 पॉइंट दिया हुआ है, एक आपको उदाहरण जरूर याद करके रखना है, ओके। पेपर में अगर समझाइए और उदाहरण आ जाता तो उदाहरण भी आपको लिखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, एक उदाहरण द्विक लवण का, एक आपको संकुल लवण का आपको तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से 4 अंतर है, लेकिन आपको चारों नहीं पढ़ना, केवल 2 पॉइंट भी आपका याद रहता है, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपको क्या है उपसंयोजी यौगिक पेपर में दिया जाएगा, 2 दिए जाएंगे, उनका IUPAC नाम लिखने के लिए कहा जाएगा। 2 टाइप से यहाँ क्वेश्चन बनता है, एक तो आपको उपसंयोजी यौगिक दे दिया जाएगा, कहा जाएगा सूत्र लिखो, या फिर आपको सूत्र दे दिया जाएगा तो कहा जाएगा उपसंयोजी यौगिक का अगर आपको IUPAC नाम दे दिया जाएगा तो कहा जाएगा फिर सूत्र लिखो। सूत्र से उपसंयोजी यौगिक का IUPAC नाम, या फिर क्या है IUPAC नाम से उपसंयोजी यौगिक, किसी भी टाइप से आपका आ सकता है। 2 नंबर का हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर से दोस्तों आपके पेपर में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। MPO एग्जाम 24 में भी 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे, ओके। तो हाई चांस है कि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए। तो एक तो क्या होगा दोस्तों कि आपको थ्योरी, जितना भी मैंने थ्योरी वाले आपको 6, 7, 8 क्वेश्चन बताए हैं, तो इनमें से आपको 2 आ जाएंगे, ओके। थ्योरी वाले में से 2 आ जाएंगे, मतलब 2 मतलब आ जाएंगे, ऊपर नीचे रहेंगे तो एक करना पड़ेगा। यानी एक क्वेश्चन आपका थ्योरी वाले से आएगा और एक क्वेश्चन होगा आपका IUPAC नाम वाली से। यानी दोस्तों आप बच नहीं सकते इससे, ओके। अगर आपको यहाँ से 2 नंबर यहाँ से, तो आपके थ्योरी वाले पढ़ के चले जाते हैं, थ्योरी वाले पढ़ के चले जाते हैं, 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। लेकिन 2 नंबर का एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें दोस्तों आपको IUPAC नाम दिया जाएगा, ओके, और कहा जाएगा उसका सूत्र लिखिए, या फिर सूत्र दे दिया जाएगा तो IUPAC नाम लिखिए। तो ये टॉपिक आपको सीखना ही पड़ेगा अगर यहाँ से 2 नंबर यहाँ के फिक्स करने हैं, ओके। अब ये क्या होता है कि देखिए मैं आपको बता दूं, इस टाइप के इतने सारे आपको दिए हुए हैं, इसका क्या IUPAC नाम है, इसका क्या IUPAC नाम है, ये दिया हुआ है। इसके आगे देख सकते हैं जितने आपके सिलेक्टेड है, मैंने एक साथ यहाँ पूरे तैयार किए हैं, ओके। जो प्रीवियस ईयर पेपर में आगे वो भी आपके दिए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं सारे दिए हुए हैं, तो रटने का कोई चांस नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं रट सकता है, ओके। इतने सारे हैं, और ये नहीं कि जो मैंने बता दी इतने ही इसमें काम हो जाएगा, 40 तो आपको लगभग दिए सिलेक्टेड, जो सिलेक्टेड है,
ओके, जो हमेशा आपके रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो प्रीवियस पेपर वाले कवर है, साथ ही जो और भी सिलेक्टेड है मैंने आपको बता दिया। 40 तो मैंने आपको यहाँ नाम दिए, सूत्र दिए उनके IUPAC नाम दिए हैं। अब ऐसा नहीं कि यही आ जाए, उससे ही बन के आ सकते हैं। और वैसे भी 40 भी क्या है, कोई भी विद्यार्थी याद नहीं कर सकता, क्योंकि नाम आप जानते हैं। और ऐसा नहीं थोड़ा फेरबदल भी किया जाए, 3 लिखा 2 कर दिया जाए, ओके, तो रट के आप जान नहीं सकते। अब क्या चांस है, 2 नंबर क्वेश्चन तो आना है। अब 2 नंबर है, हमसे पक्के भी करने हैं, ओके। तो कैसे करेंगे, तो ये कि आप रट तो सकते नहीं, तो इसका सीखना पड़ेगा कि कैसे इनका नाम, इसको कैसे में कन्वर्ट किया जाता है। इसको क्या जो सूत्र है उसको IUPAC नाम में लिखा जाता है। तो इसका दोस्तों क्या होता है, नियम होते हैं, इसके नियम होते हैं। नियम को आप फॉलो करेंगे, आपसे कोई भी आपका हो सूत्र दिया जाएगा, आपसे IUPAC नाम बन जाएगा, ओके। मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट तैयार करा था, तो आपका आप देख सकते हैं 12th केमिस्ट्री 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, जाएगा। चैप्टर 5 आपका उपसर्ग से युग्यक वाले प्रश्नोत्तर की सेक्शन में जाएगा, वहां मैंने उसकी पूरे नियम बताए हैं, ओके। तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर इसके जस्ट आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जस्ट एक और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं केवल भी सिखा दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक आना फिक्स है, ओके। इसलिए आप इसके नियम सीख लीजिएगा। नियम आप सीख लीजिए, 6-7 नियम है, उस नियम को फॉलो करते हैं तो कोई भी सूत्र का आप IUPAC नाम लिख पाएंगे, ओके। कोई भी सूत्र का IUPAC नाम आसानी से बन जाएगा जब नियम आपको तैयार होंगे। मैं आपको बहुत ज्यादा आसान भाषा में समझा दूंगा, ओके। तो वीडियो चाहते हैं कमेंट से आप जरूर बताइएगा, तो मैं और अच्छे से आपको एक वीडियो ला दूंगा जिसमें प्योर मैं आपको यही सिखा दूंगा, जिससे आप 2 नंबर यहाँ से पक्के कर पाएंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन आता, 2 नंबर का यहाँ और 2 नंबर का थ्योरी वाला क्वेश्चन आता। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन तो आपको पढ़ के रखना है, तो ये सब बन ही जाएगा। साथ ही IUPAC वाला मैं आपको और सिखा दूंगा, तो वो भी आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।